वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इकोनॉमिक्स जब मन में आता है तो माइट बी कि क्लास 8 से जब 9 में आया हो, इकोनॉमिक्स इज़ न्यू टू यू, तो माइट बी यू हैव हर्ड अबाउट दैट इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट वेयर यू विल डिस्कस अबाउट मनी, बिजनेस, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इकोनॉमिक्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं होती है। एक गांव में प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक मॉडर्न विलेज कैसा हो सकता है, एक विलेज में व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या हो सकते हैं, तो ये इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की है। कुछ केस स्टडीज़ भी है, आगे के चैप्टर्स में केस स्टडीज़ और आपको मिलेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग से केस स्टडीज़ हैं। तो ये जो चैप्टर है माइट बी कि आपके स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे हो, बट CBSE इसको बोल रही है कि आपको स्कूल में पढ़ाने हैं एज एन इंटरनल एग्ज़ाम। तो उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम के लिए इसको इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियो ये बहुत काम के हैं, और अगर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो चैप्टर 2 का वेट करना। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो पालमपुर विलेज है क्या रियल में है। बहुत सारे जब मैं स्कूल में जहाँ पे पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पालमपुर विलेज है क्या। देखो, ये पालमपुर जो है विलेज रियल में कहीं नहीं है, एक फिक्शनल स्टोरी है। अब हो सकता है कि आप में से किसी का विलेज या आपके नेबरिंग विलेज का नाम पालमपुर हो, दैट इज़ डिफरेंट, बट यहाँ पे जो कहानी है वो पालमपुर विलेज के बारे में बात जो हो रही है वो एक इमेजनरी विलेज के बारे में बात हो रही है। अब किसी भी विलेज में सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एक इमेजनरी विलेज लाया गया है जहाँ पे हर चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किसी भी विलेज में मेन ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, फार्मिंग होते हैं, तो यहाँ पे भी जो है फार्मिंग को ही मेन ऑक्यूपेशन रखा गया है। लेकिन सिर्फ फार्मिंग तक ये विलेज लिमिटेड नहीं है, अदर एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, और ये छोटी छोटी हर चीज़ें होती है। देखो, आजकल की अगर विलेज की बात करें जो बहुत रिमोट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जो थोड़े से शहर से नज़दीक हैं, इनफैक्ट 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक की अगर बात करें जो कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी है। अब ये जो पालमपुर विलेज है इसके आसपास की क्या चीज़ें हैं, दैट मीन्स जोग्राफी ऑफ पालमपुर। देखो, अगर आप देखो अभी आपके क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, और अगर अभी आप शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट में पढ़ने की सोच रहे हो तो ये मेरे हिसाब से गलत तरीका। अभी आप डिटेल में पढ़ो, एग्ज़ाम टाइम में आपको वन शॉट वीडियो में डाल दूंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, तो आपके सोशल साइंस के पार्ट कवर कर दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो वहाँ पे आप थोड़े से शॉर्ट में देखना, मतलब थोड़े से 1 घंटे के वीडियो, 1.5 घंटे के वीडियो में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, 1-1.5 घंटे में ज्योग्राफी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, हिस्ट्री भी ज़्यादा जाएगी। तो क्या होगा कि आपके पार्ट जो है लगभग कवर हो जाएंगे, वो रिवीजन में हेल्प करेंगे। पढ़ने के लिए डिटेल पढ़ना चाहिए, इसलिए परेशान नहीं होना कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ओबियस अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो बात करते हैं कि पालमपुर जो कहाँ पे है। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड टू नियर बाई विलेजेस। इसके आसपास में जो विलेज टाउन है उससे यह जुड़ा हुआ है। इसके पड़ोस का जो गांव है दैट इज़ रायगंज, ये यहाँ से 3 किलोमीटर है। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि ये एक इमेजनरी विलेज है, ठीक है। यहाँ पे ऑल वेदर रोड है। अब ऑल वेदर रोड का मतलब क्या हो गया, पक्की सड़क है यहाँ पे, ठीक है। ये पालमपुर से रायगंज को जोड़ती है जो इसका नियर बाई विलेज है, और छोटा एक और टाउन है शाहपुर, वहाँ तक ये पहुँच जाती है, और आगे और कहीं भी पहुँच जाएगी, चूँकि इमेजनरी विलेज है तो कहीं भी पहुँचा दो। तो वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी सीन ऑन दिस रोड। क्या क्या है, ट्रेडिशनल व्हीकल्स जो होते हैं, ब्लॉक कार्ट, टोंगास, बोगीज, ठीक है, कैरिंग जैगरीज, गुड़ जो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं। लेकिन देखो, सारी चीज़ें सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है, यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी है। मॉडर्न व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक। अब ये मत पूछना कि सर मोटरसाइकिल कौन सी दिखेगी, KTM या हीरो के, तो वो कुछ भी हो सकती है। आगे बात करें कि इस गांव की सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू के बारे में, कि पालमपुर जो है लगभग यहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं और अलग अलग जाति के। अगर आप गांव से हो या आप गांव विज़िट किए हो तो देखा होगा कि गांव के लोग जो हैं जातियों में बटे होते हैं, और जातियों के हिसाब से उनके घर होते हैं। मतलब एक जाति के एक जगह पे, दूसरी जाति के अलग जगह पे, तीसरी जाति के, हो सकता है आपके घर सटे सटे हो, बट जनरली एक जाति के जो है एक साथ रहते हैं। यहाँ पे अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनकी नंबर 80 है, उनके पास जनरली ज़्यादातर ज़मीन है।
इनके घर बड़े हैं और इनके घर ब्रिक के बने हैं और सीमेंट प्लास्टिक के, मतलब पक्के हाउस है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट भी है या दलित्स भी है, जो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब अगर आप 450 का 1/3 करोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 150 पीपल जो है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के हैं। ये गांव के एक कॉर्नर पे रहते हैं और इनके छोटे घर से कुछ घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन है, कुछ में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड्स एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। तो ओबियस है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या फ़ायदा होता है गाँव में, ट्यूबवेल चलाने के लिए, मतलब पानी चलाने के काम में आ जाता है और छोटे मोटे बिजनेस में इनको हेल्प होता है। विलेज की अगर बात करें तो कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी, बट कुछ अच्छी चीज़ों में देखने की बात अगर करें, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स है, वो भी 2, और एक हाई स्कूल है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक ठाक चीज़ें हैं। एक गवर्नमेंट रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है, और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात करें तो फार्म एंड नॉन फार्म में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। फार्मिंग जो है मेन है, जिसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था, लेकिन नॉन फार्म एक्टिविटी जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, शॉप कीपिंग भी है। और यहाँ तो इस चैप्टर में हम लोग फार्म एंड नॉन फार्म दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल से आपके बुक में यही मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर एंड रिक्वायरमेंट। तो देखो किस प्रोडक्शन हम कोई क्यों करते हैं, प्रोडक्शन दैट मीन्स कि गुड्स को हम क्यों बनाते हैं, ताकि इंसान की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, ठीक है, या तो गुड्स या तो सर्विस। अब गुड्स एंड सर्विस में आई थिंक आप समझ सकते हो, जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, कोई भी अगर बात कर लो आप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, ये गुड्स हमें डिलीवर करते हैं, बट गुड्स ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो हमें सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। या इंटरनेट सर्विसेज का एग्जांपल ले लो, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पहला है लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। तो देखो कहीं भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की बात करें तो इसको आप ऐसे समझो कि मान के चलो आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल गो फॉर। तो सबसे पहले ज़मीन ढूंढोगे कि हम कहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो हिली एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिए जो है सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी देखेंगे नहीं पड़ेंगे। जैसे सपोज दैट इफ़ आई हैव टू सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ आयरन, तो आयरन की अगर मुझे फैक्ट्री लगानी है, दैट मीन्स आयरन मैन्युफैक्चरिंग की, तो व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स, कहाँ पे हम जाएंगे। तो ओबियस है हम झारखंड की ओर जाएंगे। दूसरे स्टेट कौन से हो सकते हैं, उड़ीसा की ओर जा सकते हैं हम। तीसरे स्टेट क्या हो सकता है, वेस्ट बंगाल की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ की ओर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है या रॉ मटेरियल है, दे आर इजीली अवेलेबल, और जहाँ पे नहीं मिलेंगे वहाँ पे हम दूसरी चीज़ों के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेबर। अगर लेबर नहीं मिलेगा, जैसे बहुत सारे एरिया में हो सकता है कि लेबर की प्रॉब्लम हो, हालांकि इंडिया में ऐसे इशू नहीं आता है, बट फिर भी अगर सपोज है तो वहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि हम फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकेंगे। बाकी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो पहले पे आते हैं वापस कि व्हाट आर लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमने पहले बात किया कि लैंड होने चाहिए, वाटर होने चाहिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए, और मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दीज रिसोर्सेज फॉर्म द बेस फॉर ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ये किसी भी फैक्ट्री या कोई भी प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको सोचोगे कि हमें शूज़ बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको भी ऐसे लैंड चाहिए ना, शूज़ हवा में थोड़ी बनाओगे। वाटर चाहिए जो कि गंदगी को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और फॉरेस्ट, इसमें हो सकता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, बट गम ये फॉरेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मिनरल्स की बात हो गई कि अगर इसमें से कोई ग्लू में कोई मिनरल्स लग रहा है या कुछ भी लग रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो। और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ये 3-4 चीज़ें ज़रूरत होती है। इसमें हो सकता है एक ज़रूरत ना हो, बट मेनली 2-3 चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें लेबर की, तो लेबर का मतलब हो गया कि दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है।
तो एक होंगे स्किल्ड लेबर, दूसरे होंगे अनस्किल्ड लेबर, दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्किल्ड लेबर क्या होंगे? दे आर एजुकेटेड, जो स्पेशलाइज टास्क होंगे। जैसे मान के चलो अगर आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन में सपोज मोबाइल आपके सेटअप कर रहे हो, तो मोबाइल के लिए आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए। कैसे? क्योंकि आपको मोबाइल को हार्डवेयर चेक करना है, सॉफ्टवेयर चेक करना है, उसको इंस्टॉलेशन करना है। बट अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? मोबाइल का काम पूरा हो गया, पैकिंग हो गई, उसको जो है आपको फैक्ट्री से उठा के गोडाउन में डालना है, तो लेबर की ज़रूरत होगी। दे आर जनरली अनस्किल्ड। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो अनस्किल्ड होते हैं पूरी तरह, बट वहाँ पे वो अनस्किल्ड है क्योंकि उनका काम है सिर्फ उठा के उनको ट्रक में लदाना या ट्रक से उतारना रॉ मटेरियल को, तो ये अनस्किल्ड लेबर हो गया। तो ये दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ईच वर्कर कंट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन, तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, स्किल एंड अनस्किल्ड की। बात करें फिजिकल कैपिटल की। अब फिजिकल कैपिटल में क्या होता है कि प्रोडक्शन के जो स्टेज है ये दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जिसमें से कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग ये सारे आते हैं। जनरली हम इसको मूव नहीं करेंगे, हर चाहे वो फार्मिंग के लिए हो गया या प्रोडक्ट फैक्ट्री के प्रोडक्शंस के लिए हो गया, इसको हम मूव नहीं करते हैं। हम सेम बिल्डिंग में सेम मशीन्स के साथ अपने घरों में काम करते हैं। जैसे फार्मर्स का प्लो, हल जिसको बोलते हैं, टरबाइंस, जनरेटर, कंप्यूटर्स। अब मान के चलो स्कूल में आपका जो है आपको जब पढ़ाए जाते हैं कंप्यूटर लैब ही नहीं हो, आपको बोला जाए कि एक दिन स्कूल में करो, अगले दिन कैफ़े में आप कर लेना, या स्कूल में आपको करना ही नहीं है, एक दिन दूसरे स्कूल में जाओ, अगले दिन अगले स्कूल में जाओ, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं काम नहीं होगा, बट प्रॉब्लम होगी। और इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए स्कूल में आपके कंप्यूटर लैब हैं, स्कूल में जनरेटर्स हैं, फार्मर्स के पास प्लो या टरबाइंस हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं? वर्किंग कैपिटल आर दोज कैपिटल जिसके साथ काम किया जा सकता है। कैसे? जैसे रॉ मटेरियल और मनी, ये दोनों बहुत एसेंशियल है। जैसे यार्न फॉर वीवर्स, धागे उनको चाहिए ना, वीवर्स जो सूत बनाने वाले हैं उनको धागे चाहिए। क्ले फॉर पॉटर्स, जो बर्तन बनाने वाले हैं उनके पास रॉ मटेरियल क्या है? क्ले है। अब सपोज ये जो पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ इसके लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक ही नहीं रहेगा तो इससे कैसे लिखे जा सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि फार्मिंग, पालमपुर में फार्मिंग होती है या नहीं होती है, ओबियस है फार्मिंग सबसे जो। नेक्स्ट बात करें फार्मिंग इन पालमपुर, कैसा है पालमपुर में फार्मिंग और इसके क्या स्टेज है। तो अब हम लोगों ने पहले भी देखा है कि पालमपुर में जो है फार्मिंग इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, यहाँ की मेन ऑक्यूपेशंस हैं फार्मिंग ही, और 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब देखो 75% किसी भी रूरल एरिया में जनरली लोग जो है फार्मिंग में ही जुड़े होते हैं। हालांकि ये नंबर अभी कम हो रहे हैं, मैं हर स्टेट की नहीं बात कर रहा हूँ, बट मेजरली ज़्यादातर स्टेट्स में ये परसेंटेज कम हो रहे हैं। अब फार्मिंग में सिर्फ फार्मर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स दोनों की बात हो रही है। अब फार्म लेबर्स का मतलब क्या हो गया? फार्म लेबर्स का मतलब हो गया कि जो लोग फार्म से जुड़े हैं, एज अ लेबर काम करते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं? फार्म प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, और ये जितने अच्छे रहेंगे वो फार्म प्रोडक्शन से जितना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो फार्मिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना कि लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज़ फिक्स। मान के चलो ये पूरा आपका विलेज है, तो पूरे विलेज में कुछ एरिया जो होंगे आपके घर होंगे, कुछ एरिया जो होंगे जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होंगे, तो देयर आर ओनली फिक्स्ड एरिया जहाँ पे आप फार्मिंग कर सकोगे। पूरे गांव में तो आप फार्मिंग नहीं कर लोगे ना, किसी का घर तोड़ के तो फार्मिंग नहीं करोगे, जो रोड है वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते। तो देयर आर ओनली फिक्स्ड एरिया। अगर इसकी एक बात करें तो ये मान के चलो ये फिक्स्ड एरिया है, या हो सकता है आपका ये एरिया में फार्मिंग हो रही है तो यही फिक्स है, और ये अगर बीच में हाईवे क्रॉस कर रही है या रोड क्रॉस कर रही है तो इसको तोड़ के आप तो नहीं करोगे। तो या अगर पोंड है यहाँ पे सपोज, या रिवर है, तो वो वहाँ पे भी फार्मिंग नहीं हो पाएगी, उसके बैंक पे हो सकती है। अब दिक्कत क्या है कि 1960 के बाद से कल्चरेबल लैंड एरियाज जो हैं एक्सपेंड नहीं हुए हैं। सम वेस्टलैंड वेयर कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेड लैंड बट नो फर्दर एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल। अब देखो हमारी ज़मीन फिक्स है, ऐसा नहीं है ना कि ज़मीन कम पड़ रही है तो हम दूसरे कंट्री पे अटैक कर देंगे क्योंकि हमारी खेती करने की ज़मीन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। बट क्या एक कुछ एरिया में ऐसे हुए कि हमने ज़मीन को थोड़ा बढ़ाया है, मतलब ज़मीन बढ़ाया होगा कैसे? फॉरेस्ट को क्लियर किया होगा, या कह सकते हो कि जो नॉन प्रोडक्टिव लैंड था उसको थोड़े से प्रोडक्टिव बनाए हैं। बट अभी और ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, कुछ जगह पे जंगल काट के खेती हो रही है थोड़े बहुत स्केल में। ठीक है, तो
यहाँ पे भी कह रहा है कि देयर इज़ नो मोर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन बाय एडिंग मोर लैंड। अब लैंड ही इंक्रीज नहीं किए जा सकते हैं, जो घर हमारे हैं, सड़कें हैं, बिल्डिंग है, वो सब अब रहेंगे ही। थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, आप परचेज करके कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट, बट टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करें या टोटल फार्म की एरिया की बात करें तो ये पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है। अब बात करें कि यहाँ पे जो पालमपुर विलेज है, यहाँ पे मेज़रमेंट का क्या यूनिट है। देखो, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड मेजरिंग 100 मीटर, ठीक है। 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, जो कि 1 हेक्टेयर का टोटल मेजरमेंट है। अब गांव के जो ये जनरल एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब विलेज में क्या होता है कि गांव में क्या होता है, बीघा और कट्ठा में होते हैं। तो बीघा जो होते हैं 0.25 टू 0.4 हेक्टेयर इन नॉर्थ इंडिया एंड ग्वीठा स्मॉलर देन बीघा कॉमनली यूज्ड इन यूपी एंड बिहार। कट्ठा भी बोलते हैं इसको, बुक में ग्वीठा लिखा हुआ है तो इसलिए लिखा। जनरली एक छोटे से यूनिट होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 बीघा इक्वल टू, अलग अलग जगह अलग यूनिट होती है, बट 1 बीघा इक्वल टू 20 कट्ठा होता है। मैं वेरी श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक एज आई कैन रिकॉल हमारे यहाँ पे इतने होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, बट मुझे लगता है इतना ही होता है। अब स्कूल ग्राउंड की बात करें तो स्टैंडर्ड स्कूल ग्राउंड इज टिपिकली अराउंड 1.5 टू 2 हेक्टेयर्स होते हैं, ठीक है। ये जो CBSE के नॉर्म्स है कि 1.5 टू 2 एकड़ के होने चाहिए, तो उतने होते हैं। Therefore, 1 hectare field would be roughly half or 2/3 the size of standard school ground। आगे बात करें कि पालमपुर में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, या पालमपुर में कैसे लोग प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं। फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर ड्यू टू इफेक्टिव यूज ऑफ लैंड एंड इरिगेशन। तो अगर आप ऐसे सोचो कि आपके पास ज़मीन है और आपको प्रोडक्शन उससे बढ़ानी है, ज़मीन बढ़ नहीं रही है, तो क्या करोगे, आप मल्टीपल क्रॉप्स लगाओगे या अलग अलग सीज़न में अलग क्रॉप्स लगाओगे। तो खरीफ जो सीजन्स आते हैं, जो कि रेनी सीजन्स है, यहाँ पे ज्वार एंड बाजरा लगाते हैं। ये इनका इस्तेमाल जानवरों को खिलाने के लिए करते हैं। खरीफ खत्म होने के बाद जो अक्टूबर से दिसंबर है, यहाँ पे पोटैटो की कल्टीवेशन करते हैं। रबी सीज़न जो है, जो विंटर में आता है, वीट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खुद के कंजम्पशन के लिए होता है। और सरप्लस का मतलब जो एक्स्ट्रा हो गया, इसको जो है ये लोग जो बगल के गांव हैं, बगल का जो सिटी है, कौन सा, रायगंज, वहाँ ले जाके सेल कर देते हैं। शुगर केन जो है कल्टिवेटेड ऑन ए पार्ट ऑफ द लैंड एंड हार्वेस्टेड वंस अ ईयर। चूँकि शुगर केन अगर क्लास 10 में जब आप आओगे या क्लास 8 में अगर आपने पढ़ा होगा कि शुगर केन को तैयार होने में लंबे टाइम लगते हैं, तो इसीलिए इसको साल में एक बार काटे जाते हैं। और शुगर केन को कहाँ बेचा जाता है, शाहपुर में। याद होगा आपको, तो याद होगा हमने पढ़ा था कि पालमपुर के बगल में जो रायगंज है और रायगंज के बगल में शाहपुर है। तो शुगर केन को 2 तरीके से बेचा जाता है, या तो डायरेक्ट शुगर केन का, या तो जेगरी के रूप में, मतलब गुड़ के रूप में। अगर इरिगेशन सिस्टम की बात करें कि पौधों को पानी ये रेन के भरोसे में है या इनका इरिगेशन ठीक ठाक है, तो पालमपुर हैज़ अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम दैट इनेबल्स मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो, इनका इरिगेशन सिस्टम बढ़िया है, इसीलिए ये क्या कर पाते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली फार्मर्स यूज्ड पर्सियन वेल्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स विच कुड ओनली इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। पर्सियन वेल्स क्या होते थे, अगर आपने देखे होंगे वीडियो में तो, या कहीं पे पिक्चर देखा होगा, या मैं अभी जब इसको एडिट करूँगा तो आपको मैं इमेज यहाँ पे डाल दूँगा, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक वेल होता था जिससे पानी उठा के जाते थे, बट ये छोटे से एरिया के लिए होता था। जब इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल आ गए तो फार्मर के पास कैपेसिटी बढ़ गई और वो ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। 1970 में द इंटायर 200 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड वाज फुली इरिगेटेड। अब 1970 आते आते तक यहाँ की जो है एरिया इन्होंने एक्सपेंड कर लिया, चूँकि ज़्यादातर लोगों ने मोटर खरीदी होगी, और इसका ये फ़ायदा हुआ कि पूरे गांव में पानी पहुँचने लगा। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्शन थ्रू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक साल में एक ही पौधे लगाना, बट यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं पालमपुर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, प्रोडक्शंस सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा किया जा सकता है। तो फार्मर एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप ईच ईयर लगाते हैं, पालमपुर की बात कर रहा हूँ, विथ मेनी कल्टिवेशन पोटैटो एज ए थर्ड क्रॉप इन द लास्ट 15-20 ईयर्स।
और बहुत सारे लोग जो है पोटैटो थर्ड क्रॉप भी लगा रहे हैं। तो अभी तक 2 क्रॉप लगा रहे थे, कुछ लोग अब नई चीज़ें सीख गए होंगे, एग्रीकल्चर की नई प्रैक्टिस, तो इन्होंने 15-20 सालों में पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप लगाने लगा। यील्ड, इंक्रीजिंग यील्ड विथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो यील्ड का मतलब हो गया कि क्रॉप प्रोडक्शंस को बढ़ाना ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सीजन। तो 1960 तक फार्मर यूज ट्रेडिशनल सीड्स दैट हैड रिलेटिवली लो यील्ड्स एंड रिक्वायर्ड लेस इरिगेशंस। ट्रेडिशनल सीड्स का इफेक्ट क्या होता था कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होती थी, लेकिन इरिगेशंस की भी कम ज़रूरत थी, और ये लोग एज अ मैन्योर काउडंग का यूज़ करते थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का जनरली इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इनको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन 1960s में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या कंसेप्ट आए, हाई यील्ड वेराइटीज़ का आया। हाई यील्ड वेराइटीज़ का मतलब हो गया कि छोटे से एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। इन्होंने स्पेशली व्हीट और राइस का इस्तेमाल किया। अब HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटीज़ जो सीड्स थे, प्रोड्यूस मच लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। तो कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शंस करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए था, हाई जो कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए और पेस्टिसाइड चाहिए। चूँकि ट्रेडिशनल में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ट्रेडिशनल में जो कर सकते हो आप कि वाटर कम से भी काम चल जाते थे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट ये इसमें ज़रूरत पड़ने लगी। अब बात करते हैं हाई यील्ड क्रॉप्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। द कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इनेबल हायर यील्ड्स, इसको हम लोगों ने बात किया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में जो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक जो है ये अपनाने लगे हैं, और इससे प्रोडक्शन इनकी बहुत बढ़ गई है। फार्मर इन दिस रीजन्स ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन इन्होंने लगाया, एंड यूज फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग्स। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने कैसे, पंजाब की अगर बात करें तो ट्रैक्टर्स, आई थिंक आप पंजाब से अगर ये वीडियो देख रहे हो या किसी और रीजन से देख रहे हो तो पंजाब के बारे में आपको पता होगा कि फार्मर्स आर रिलेटेड विद ट्रैक्टर्स, उनके ट्रैक्टर्स में डीजे दिखेंगे आपको। तो हाउ दे आर डेवलप्ड, तो इसका कारण क्या है कि उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई है और उनकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में जो है पहले जो प्रोडक्शंस हुआ करती थी 13 kg पर हेक्टेयर यूजिंग ट्रेडिशनल सीड्स, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, और HYV सीड्स का जब इस्तेमाल किया तो आप देखो 1300 से प्रोडक्शन बढ़ के 32 kg पर हेक्टेयर तक पहुंच गया। द इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन रिजल्टेड इन ग्रेटर सरप्लस अवेलेबल फॉर द मार्केट। अब देखो इंसान की पॉपुलेशन भी ऑब्वियस बड़ी होगी, बट फिर भी 1300 से 32 kg हो रहा है, तो सरप्लस ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा सरप्लस का मतलब है कि फार्मर्स ज़्यादा सेल कर पाएंगे, और ज़्यादा सेल करने का मतलब है कि ज़्यादा प्रॉफिट का पार्ट लेना। तो ये इन लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल आया। अब इंडिया के इरिगेशन सिस्टम की अगर बात करें तो नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव हाई लेवल ऑफ इरिगेशन लाइक पालमपुर। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया कि देखो पालमपुर एक कह सकते हैं इमेजनरी विलेज है जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, बट बहुत कुछ गांव में ऐसे हो सकते हैं या इनफैक्ट इससे भी एडवांस हो सकते हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर जगहों में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपके गांव में है या नहीं है। बहुत सारी जगहों पे क्या है कि रिवराइन प्लेन्स है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैव एक्सटेंसिव इरिगेशंस। तो ओबियस है जो गंगा नदी के बगल में, उनके बगल में काफ़ी ज़्यादा जो है इरिगेशंस के फैसिलिटीज़ हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी है, बस मशीन के थ्रू या जैसे भी हो मैनुअल भी वो पानी लगा सकते हैं। बट बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ रिवर है ही नहीं या रिवर बहुत दूर में है, तो उन सारे रीजन्स में क्या क्या हो सकता है, पानी पहुंचाना फार्मर्स के लिए बहुत दिक्कत है। दे आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मानसून, या वेल पे डिपेंड होते हैं, या बोरिंग आप जो भी कहो उस पर डिपेंड होते हैं, जो कि एक एक्सपेंसिव है। और कोस्टल रीजन में भी इरिगेशन की बढ़िया फैसिलिटीज़ है। लो इरिगेशन रीजन की बात करें जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे लो जो है वाटर सोर्सेस बहुत कम है। ये डेफिनेटली डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे। और 40% ऑफ इंडियाज टोटल कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, द रिमेनिंग 60% डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, मेकिंग एग्रीकल्चर वल्नरेबल टू मानसून वेरिएशंस। तो इसलिए इंडिया की एग्रीकल्चर जो है कम्प्लीटली डिपेंड करती है मानसून पे। इफ़ देयर इज गुड मानसून देयर इज गुड हार्वेस्ट, इफ देयर इज बैड मानसून देयर इज बैड हार्वेस्ट। देयर आर मेनी स्टेट इन इंडिया जहाँ पे अगर बारिश नहीं हो तो या ड्राई हो जाए, या बारिश कम हो, या बिल्कुल नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता है, बट कम हो या लेट हो तो फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, मतलब ड्रॉट की सिचुएशन हो जाती है।
तो दिस ऑल द थिंग्स इज गोइंग ऑन। देखो 60% अभी भी लोग जो हैं डिपेंड कर रहे हैं रेनफॉल पे। अब बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप लगाना। मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात करें तो इसमें हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, HYV सीड्स लिखना। देखो एग्जाम में HYV लिख के आना, HIV लिख के मत आ जाना। HIV इज़ डिफरेंट। आपको पता होगा कि HIV का मतलब जो है डिजीज़ है एंड HYV हाई एंड वैराइटीज़ है। बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं HYV की जगह HIV सीड्स लिख के आ जाते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड। ओके, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, क्यों? ताकि बेहतर प्रोडक्शन किया जा सके। मल्टीपल क्रॉपिंग में एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड ओवर डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस इनपुट HYV सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इसका इस्तेमाल होता है। मल्टीपल क्रॉप्स में लैंड मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल क्रॉप में लैंड मैनेजमेंट को बेहतर करने की कोशिश होती है और सीजनल प्लानिंग होती है। ये सीज़न आया इस तरह से लगाएंगे, ये सीज़न आया इस तरह का फसल लगाएंगे। और मॉडर्न में क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड इनपुट लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो सारे का इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल सीड्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, काउ डंग, कंपोस्ट इसमें होता है। यहाँ पे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फार्म मशीनरी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लैंड इज कल्टिवेटेड इन मल्टीपल सीजन विद डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लैंड इज यूज विद इंटेंसिव इनपुट टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन पर क्रॉप। यहाँ पे क्या होते हैं, कैन बी मोर सस्टेनेबल विद केयरफुल क्रॉप रोटेशन एंड सीजनल प्लानिंग। यहाँ पे ऑनगोइंग इनपुट ऑफ केमिकल एंड हाई वाटर यूजेस विच मे नॉट बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता, इनफैक्ट हेल्थ के लिए भी ये क्रॉप्स अच्छे नहीं होते हैं। और इनकी अगर बात करें तो ये दे आर वेरी गुड इन टर्म ऑफ हेल्थ। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो इंडिया की पॉपुलेशन अभी लगभग 145 करोड़, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा है। तो 145 करोड़ पॉपुलेशंस को खिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रॉप्स। तो इस क्रॉप्स को कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे, इसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो है ज़्यादा खेती करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कहाँ से पॉसिबल है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड से पॉसिबल है। अब बात करें सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड इन मॉडर्न फार्मिंग, ये क्या है। तो सबसे पहले ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स आते हैं कि जो देखो अभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले आते हैं इस पे बात करते हैं हम लोग कि ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं कि अभी जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, जिस पे हम लोगों ने पहले भी अभी देखा कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन है लेड टू ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल, या कह सकते हो कि ज़्यादा ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया है। दीज मेथड्स हैव समटाइम स्ट्रेन टू द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंड। इससे क्या होगा कि लैंड की सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और कि क्या और प्रॉब्लम आई कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी आने लगे, जैसे कि इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन लिंक्ड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल रिक्वायर्स ऑर्गेनिक मैटर एंड केयरफुल मैनेजमेंट एंड टू मेंटेन इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट क्रॉप्स। तो सॉइल को चाहिए ये सारी चीज़ें। इसके साथ में और क्या प्रॉब्लम हो गया कि ग्राउंड कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्रेशंस ऑफ वाटर टेबल। अब पानी के जो देखो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए, और ज़्यादा पानी के लिए हम ज़्यादा इरिगेशंस कर रहे हैं, और ज़्यादा इरिगेशन से क्या हो रहा है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल नीचे जा रही है। तो इस तरह के कंडीशंस में क्या हो रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर जो है कह सकते हैं कि काफ़ी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ओवर इरिगेशन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन वाटर स्कार्सिटी इन द लॉन्ग रन। तो इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशंस करेंगे या पानी को बहुत ज़्यादा जब हम निकालेंगे तो इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट हमें जो है देखने को मिलेगा। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो सूखे पड़ रहे हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा इसके प्रॉब्लम आएंगे। अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट डैमेज। ये क्या होता है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर टेक ईयर टू बिल्ड अप बट कैन बी लॉस्ट क्विकली। अब देखो होता क्या है ना कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक द सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर टेक्स ईयर टू बिल्ड अप। अब सालों लग जाते हैं इनको बनने में, बट कैन बी लॉस्ट क्विकली, बट जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वंस दीज रिसोर्सेज आर डिग्रेडेड और डिप्लीटेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। और अगर ये ख़त्म हो गई या क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों ख़राब हो गई तो इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बहुत सारे एरिया जो है ड्राई हो रहे हैं।
और इसके लिए क्या किया जा रहा है, नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू इंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वी मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस दैट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसमें क्या किया जा सकते हैं, दिस कुड इंक्लूड यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, वाटर एफिशिएंट इरिगेशंस टेक्निक्स एंड मिनिमाइजिंग द ओवर रिलायंस ऑन केमिकल इनपुट। तो इसको अच्छे करने के लिए या एग्रीकल्चर्स का जो कर सकते हो बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे। मतलब एक साल सपोज हमने वीट लगाया, अगले साल कुछ और क्रॉप्स लगाएंगे। वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक लाएंगे, मतलब क्या हो गया कि पानी का कम इस्तेमाल हो, और केमिकल इनपुट्स पे हम बचेंगे। देखो केमिकल इनपुट्स के दो लॉस हैं, एक तो इरिगेशंस, देखो केमिकल इनपुट्स के दो प्रॉब्लम आते हैं। पहला तो जो है ये फसल की क्वालिटीज, पहला तो ये है कि ये सॉइल की क्वालिटी ख़राब करते हैं। दूसरा क्या है कि जब केमिकल इनपुट्स हम फसलों में लगाएंगे तो वो पानी के साथ घुल जाएंगे और वो बाद में पानी जो है ग्राउंड वाटर में के थ्रू ग्राउंड वाटर में पहुंचेगा और उस पानी को हम पिएंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे डिजीजेस होने के कारण भी ये केमिकल इनपुट्स है। इनफैक्ट फसल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती है रेदर देन ट्रेडिशनल मेथड। इसलिए आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जहाँ पे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, और ये आजकल ट्रेंड में है, हम केमिकल फ्री हमें खाना खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि ज़मीन की जो डिवीज़न है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पालमपुर में जो टोटल फैमिलीज थे वो 450 थे, और 1/3 उसमें से थे, दैट इज़ 150 फैमिलीज जो हम लोगों ने पहले भी देखा, ये लैंडलेस थे या इनके पास जो ज़मीन है वो कम है। और ये कौन से लोग थे, ये जनरली SCs या दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो ये लैंडलेस फैमिलीज हो गई। दूसरा जो है स्मॉल फार्मर्स, 240 फैमिलीज ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ईच लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। तो देखो ये फार्मर 3 तरीके के डिवाइड हैं, एक लैंडलेस फार्मर, एक स्मॉल फार्मर, और तीसरा हो गया मीडियम एंड लार्ज फार्मर। तो पहला लैंडलेस फैमिलीज ऐसे लोग होंगे जो मजदूर होंगे, गांव में मजदूरी करके काम चलाते होंगे या दूसरे गांव में करते होंगे। तो इनके जो नंबर्स हैं लगभग 150 है। 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, और ये जो है 2 हेक्टेयर से कम है। ये बहुत ज़्यादा एडिक्वेट इनकम नहीं लाता है, मतलब इनफ इनकम नहीं है, बट फिर भी काम इनका चलता है। ये पूरे गांव में फैले हुए हैं, एक जगह नहीं है, हालांकि इनको यहाँ पे ये लोग खेती करते हैं। ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हैं इनके जो टोटल नंबर्स हैं ये कम है, और इनको किस आधार पे इनको बनाया गया है कि ऐसे लोग जिनकी टोटल जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 2 हेक्टेयर्स है, ऐसे लोगों को रिच फार्मर कहा गया है। देयर आर 60 फैमिलीज और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, इनके नंबर भी दिए गए हैं कि 60 फैमिलीज है, और फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स आर हैविंग इन फैक्ट मोर देन 10 हेक्टेयर्स। तो जनरली 2 या 2 से ज़्यादा हेक्टेयर्स के जो जिसके पास ज़मीन है उसको मीडियम फार्मर्स में रखा गया, और लार्ज में जिनके पास और भी ज़्यादा ज़मीन है। बात करते हैं एक केस स्टडी की जो कि गोविंद की फैमिलीज़ के बारे में है और लैंड डिवीज़न का। तो देखो 1960 में गोविंद की जो फैमिली के बारे में ये बताया गया है कि गोविंद एक फार्मर है जिसके पास 2.2 हेक्टेयर्स की ज़मीन है, जो कि लार्जली अनइरिगेटेड है, यहाँ इरिगेशन अच्छी होती नहीं है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons ही कल्टिवेटेड द लैंड एंड मैनेज टू फीड द फैमिली इवन दो दे लिविंग स्टैंडर्ड वेयर मॉडेस्ट। तो किसी तरह अपने बच्चों के साथ में ये या खेती कर लेता है, काम चल जाता है इनका। इनके फैमिली के पास एक बफेलो है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम देता है, दूध बेचते होंगे, तो आप समझ सकते हो कि इनकम यहाँ से क्रिएट करते हैं। हालांकि गोविंद की डेथ हो गई, डेथ के बाद जो है इनके 3 बच्चों में पटरी नहीं खाई होगी और इन्होंने लैंड का डिवीज़न कर लिया। हर बच्चे के पास 0.75 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आया, जो कि ओरिजिनल लैंड से कम रहा, ऑब्वियस है। तो अब चूँकि लैंड की प्रॉब्लम आई, डिवीज़न हुआ, तो इरिगेशंस मेथड भी चेंज हुए, and the adoptions of modern farming method, the smaller land holdings are not enough to sustain the families। अब चूँकि लैंड होल्डिंग की इनकी जो है पहले थी 2.25 हेक्टेयर्स, तो इसमें से डिवीज़न हुआ 3 बच्चों में, तो हर बच्चे के पास आया 0.75, तो ऑब्वियस है प्रोडक्शंस जो है हर बच्चे के लिए कम हो गई, और कम हो गई तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर्स जो है प्रोड्यूसिंग, तो इम्पैक्ट ये हो गई कि इनकी फैमिली को चलाना मुश्किल होने लगा। फार्मिंग के लिए लेबर कहाँ से आते हैं, तो यही हमारा अगला टॉपिक है, हु प्रोवाइड्स द लेबर इन फार्मिंग। तो सबसे पहले लेबर्स इन स्मॉल फार्म, जो छोटे छोटे खेतों में होते हैं, ये कौन होते हैं? स्मॉल फार्मर एंड देयर फैमिलीज टिपिकली प्रोवाइड द लेबर नीडेड फॉर फार्मिंग।
ठीक है। तो छोटे फार्मर्स क्या होते हैं कि वो छोटे जो कि खेत है उनके लिए, तो उनको अलग से फार्मर जो है उनको अलग से लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना काम खुद से निपट लेते हैं, तो उनको उनका जो काम है कह सकते हैं कि चल जाता है। दूसरी बात करें कि दे कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स एंड हैंडल ऑल द फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। तो उनको जो क्रॉप ग्रोइंग करने के लिए जो चाहिए तो अपना वो खेत खुद से कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लेबर इन मीडियम एंड लार्ज फार्म्स, तो कहाँ से आते हैं? मीडियम एंड लार्ज फार्म्स ऑफ 10 हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर लार्जर प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं? ये वर्कर्स को हायर करते हैं। फार्म लेबर्स यूजुअली कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और दोज हु ओन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो जनरली ये जो लेबर होंगे ना स्मॉल फार्म्स के, ये एज अ लेबर के रूप में भी काम करेंगे। जब खेती हुई ठीक है, नहीं खेती होगी तो क्या करेंगे? वो दूसरे के यहाँ पे काम करने में लग जाएंगे। उसके बाद फार्म लेबरर्स की बात करें तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डोंट ओन द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द फील्ड। तो फार्म लेबरर्स कौन है? जिनके पास खुद की फील्ड नहीं है, और दे आर पेड वेजेस आइदर इन कैश और इन काइंड सच एज शेयर ऑफ द क्रॉप्स। बहुत सारी जगहों पे आपको पता होगा कि लेबर को कैश नहीं दिया जाता है, जो अनाज जिसमें वो काम कर रहे हैं उसी का एक सर्टेन पार्ट दे दिया जाता है। सम टाइम लेबर्स आर ऑल्सो प्रोवाइड मिल्स, खाना भी दे देते हैं एक टाइम के, भैया आप काम कर रहे हो हमारे यहाँ तो चलो खाना आपको मिल जाएगा। वेरिएशन इन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। वेजेस कैन वेरी वाइडली बेस्ड ऑन रीजंस, क्रॉप फार्म एक्टिविटी सच एज सोइंग और हार्वेस्टिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब डिपेंड करता है कि किस रीजन में। मैं एक एग्जांपल बता दूं कि झारखंड में जो लेबर के चार्ज होंगे, महाराष्ट्र में जो लेबर के चार्ज होंगे, या गुजरात में जो लेबर के चार्ज होंगे, तीनों जगहों पे अलग अलग मिलेगा। हो सकता है कि शुगर केन में लेबर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और पोटैटो में कम करनी पड़े। तो फिर जहाँ लेबर ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके हिसाब से ज़्यादा चार्ज लेंगे, जहाँ कम मेहनत करेंगे वो कम चार्ज उनका लगेगा। ठीक है। उसके बाद सम फार्म लेबर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस। कुछ फार्म लेबर्स ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे काम करेंगे, कुछ जो है हार्वेस्टिंग तक काम करेंगे, कुछ में भी हो सकता है एंटायर ईयर पे काम करेंगे। ऐसे तीनों केसेस हो सकते हैं कि कुछ लोग आपके यहाँ पे परमानेंट आपने रख लिया कि चलो मेरे यहाँ साल भर काम करना है, 5,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने, 20,000 रुपये महीना, 20,000 ज़्यादा बोल दिया बट मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो इस तरह से फार्मर्स को जो है लेबर्स को हायर कर सकते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं। 20,000 रुपये है नहीं अभी इंडिया की कंडीशंस, हो सकता है कि कुछ रिच स्टेट लाइक दैट पंजाब, गुजरात, असम, इन सारे, असम रिच नहीं है बट इन टर्म ऑफ वो फार्म में काम करते हैं तो उनको हो सकता है वो 20,000 या इनफैक्ट मोर भी दे सकते हैं, बट जनरली ये रेट होती है 10,000 15,000 रुपये तक। अब एक डाला का केस है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर्स इन पालमपुर हु वर्क्स फॉर डेली वेजेस। ठीक है, तो काम करती है। ऑल्दो द मिनिमम इज सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 पर डे, ही डाला रिसीव्स ओनली 160 ड्यू टू हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग लेबरर्स। तो डाला को जो है 160 ही मिलता है क्योंकि बहुत सारे लेबर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने 300 रुपये पर दिन का रखा है, लेकिन इसको 160 देते हैं क्योंकि और भी लोग कम में तैयार हैं। डाला along with his fellow members Ramkali is among the poorest member of the village struggling to make living। तो ऑब्वियस है 160 रुपये अगर किसी को आज के टाइम में अगर मिल रहा है तो आप सोचो लाइफ की क्या वैल्यू हो जाएगी। 160 गुना 30 अगर करोगे आप तो कितने रुपए हो रहे हैं? 4,800। तो इतने पैसे में वो भी आपको जब पूरे महीने काम करोगे तो माइट भी कि 30 डेज़ में आप 25 डेज़ ही जा पाओ, क्योंकि हर दिन तो काम नहीं मिलते हैं। कई दिन ऐसा हो सकता है कि आपको काम नहीं मिले, कई दिन ऐसा हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इस तरह के सिचुएशंस में जो है लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो डाला के सिचुएशंस देखते हो कि ये क्या है कि पुअरेस्ट मेंबर ऑफ द विलेज स्ट्रगलिंग टू मेक अ लिविंग। तो ऑब्वियस है इस तरह की चीज़ें आएगी। अब बात करते हैं कि जो फार्मिंग में पैसा लगता है वो कहाँ से आता है। तो तीनों के केस पढ़ लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल। फार्मर नीड मनी टू परचेज इट। फार्मर को पैसे की ज़रूरत क्यों है? जो फार्मिंग है उसके लिए बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी एंड अरेंज द इरिगेशन सिस्टम। तो इन सब के लिए दिस इज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग वेयर लेस कैपिटल वाज नीडेड। तो पहले क्या होता था ना कि देखो अभी क्या हो रहा है कि सीड्स परचेज करने के लिए चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे चाहिए, मशीनरी के लिए पैसे चाहिए। तो इन सारे के लिए पहले क्या होता था, फार्मर सीड्स को स्टोर कर लेता था, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो मैन्योर का इस्तेमाल करता था, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं थी, मशीनरी की ज़रूरत नहीं थी। तो इन ये सारे एडेड हो गए तो फार्मर्स के ऊपर कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया।
तो फार्मर्स को नीड बढ़ गई पैसों की। अब स्मॉल फार्मर्स क्या करेंगे कि स्मॉल फार्मर टिपिकली बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। तो देखो जो छोटे फार्मर हैं उनको पैसे उनके पास रहेंगे नहीं, तो क्योंकि हो सकता है वो फार्मिंग थोड़ी बहुत जो कर रहे हैं उससे पैसे बन रहे हैं, बट उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, या और भी घर में बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, तो उनमें ज़रूरत में उन्हें खर्च कर दिया। तो अब वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों से पैसे उधार करेंगे। किससे? स्पेशली लार्ज फार्मर से, विलेज मनी लेंडर से, या ट्रेडर से जो उनको कल्टिवेशंस में इनपुट देंगे, मतलब वो जो रॉ मटेरियल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बहुत हाई होगा, और स्मॉल फार्मर्स के लिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं, ये इनकी अपनी खुद की सेविंग है, इनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल अच्छे फसल कमाए हैं, बड़ी सी लैंड है तो ज़्यादा फार्मिंग किया, तो ज़्यादा सरप्लस मीन्स ज़्यादा सेल किया मतलब ज़्यादा पैसे, और इसीलिए इनको पैसे की दिक्कत नहीं होती है। और छोटे फार्मर्स के रिस्पेक्टिव में दे डोंट रिलाई ऑन लोन्स एंड हैव द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, और छोटे फार्मर के रिस्पेक्टिव में ये लोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को ठीक ठाक बढ़िया से एकदम से कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं एक और केस स्टडीज़ की, जो सविता के बारे में है। सविता की सिचुएशन क्या है, पहले देखते हैं कि सविता एक स्मॉल फार्मर है जो प्लानिंग कर रही है 1 हेक्टेयर में वीट लगाने की। ठीक है, तो सी नीड्स वर्किंग कैपिटल फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर एंड रिपेयर टू हर फार्म्स विच टोटल अ मिनिमम 3000। तो उसको पैसे चाहिए जो कि 3000 रुपये है। अब इसने क्या किया, इसके पास पैसे थे नहीं, तो इसने जो है तेजपाल सिंह जो है एक बड़ा फार्मर है, उससे पैसे लिए। तेजपाल सिंह ने कहा कि पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इसने डिमांड किया, कितना, 24% 4 महीने के लिए। और अब इसने क्या किया कि टू एडिशन टू रिपेइंग द लोन विथ हाई इंटरेस्ट, सविता हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क एज अ फार्म लेबर ऑन तेजपाल सिंह फील्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट अ वेज ऑफ 100 पर डे विच इज़ वेरी लो। देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है रेट कितना सेट कर रही है, गवर्नमेंट 300 पर डे सेट कर रही है। ये डाला जो है इसको 160 मिल रहे थे, और यहाँ पे जो है सविता की सिचुएशंस क्या है कि सविता की सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे सेट किया 300 रुपये, बट ये तैयार हो रही है 100 रुपये पर डे, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे करना है। अब क्या होगा, सविता की क्या प्रॉब्लम होगी, हाई लोन इंटरेस्ट ये पे कर रही है, 24% इज़ एक्सट्रीमली हाई एंड विल मेक द लोन वेरी डिफिकल्ट टू रिपे। तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा होगा, हालांकि जो 24% अभी के टाइम में ये नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि 10% तक डिमांड करते हैं लोग। अब डिपेंड करता है एरिया पे, हो सकता है कहीं ये ज़्यादा हो। उसके बाद सविता के पास एक्स्ट्रा वर्कलोड है, और उसको अपना भी फील्ड काम करना है, एज वेल एज तेजपाल सिंह के खेत में भी काम करना है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि वो माँ है 3 बच्चों की, तो सविता के पास घर की बहुत सारे काम होते हैं, और उसका घर का काम भी करना है, उसको अपने खेत में काम करना है, और तेजपाल सिंह के यहाँ भी काम करना है। तो सोचो कितने प्रॉब्लम में है। And Savita agrees to these tough conditions because she knows that for a small farmer like her, it is difficult to get a loan from other sources. तो अब बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की, कि फार्मर्स अपना जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है वो कहाँ सेल करते हैं। और फार्मर्स हार्वेस्ट विट यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो हम लोगों ने बात किया था। रिटेनिंग पहले भी, रिटेनिंग फॉर फैमिली कंजम्पशंस, अ पोर्शन ऑफ द वीट इज केप्ट फॉर द फार्मर फॉर फैमिली कंजम्पशंस। अब मान लो 10 kg उगा रहा है फार्मर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, या 100 kg उगा रहा है, तो 100 kg में 100 kg तो मार्केट में नहीं सेल कर देगा, कुछ फैमिली कंजम्पशन के लिए रखेगा। ठीक है, और जो सरप्लस वीट का प्रोडक्शंस होगा वो नियर बाई मार्केट में सेल करेगा। हालांकि सविता एंड गोविंद के जैसे फार्मर्स के पास क्या होते हैं, सरप्लस बहुत कम होते हैं, इनकी खुद की ही फैमिली नहीं चल पाती है, तो ऑब्वियस कहाँ से ये बेच पाएंगे। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं ये थोड़ी से ज़्यादा करेंगे। लाइक दैट तेजपाल सिंह लार्ज फार्मर्स है, ये 350 क्विंटल्स ऑफ सरप्लस वीट विच ही सेल्स एट रायगंज मार्केट। तो ये सब जैसे तेजपाल सिंह जैसे लोग हैं जिनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो रायगंज के मार्केट में सेल करते हैं। द वीट इज़ बॉट बाय ट्रेडर्स हु देन सेल इट शॉपकीपर्स इन टाउन एंड सिटीज़। तो बाद में जो है उसको परचेज करते हैं। जैसे आप आशीर्वाद का आटा लेते हो या कोई भी ब्रांड का आटा ले रहे हो, तो बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो क्या करेंगे, वो ऑब्वियस है वो खुद की तो खेती नहीं कर रहे हैं, वो फार्मर से परचेज कर रहे हैं, फार्मर्स के पास तो डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। कोई ट्रेडर्स है जो फार्मर से ले रहा है और वो फिर जो है कंपनियों को बेच रहा है, कंपनियाँ उसके प्रोडक्ट बना रही है, चाहे वो आटा हो या कोई भी और आप समझो।
तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको बेचा जा रहा है। तो फार्मर्स के प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट कंपनियों के पास जाएँ या फार्मर्स अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक बेचें तो मार्केट में हो सकता है प्राइस कम रहेगा, बट इसमें बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी है, तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अब तेजपाल सिंह की अर्निंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि तेजपाल सिंह क्या कर रहा है, सरप्लस वीट से अर्न कर रहा है, ठीक है। सेविंग एंड इंटरेस्ट, लास्ट ईयर जो है तेजपाल सिंह सेव्ड मोस्ट ऑफ हिज अर्निंग इन द बैंक, लैंडिंग टू स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को लोन भी देता है, जैसे सविता को उसने लोन दिया था। अरेंजिंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन, ये भी काम करता है कि अगले सीजन्स के लिए वो कैपिटल अरेंज करता है। और परचेजिंग मोर मशीनरीज, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करता है कि वो मॉडर्न जो फार्मिंग के जितनी सारी चीज़ें होंगी उसको वो इस्तेमाल करे, ट्रैक्टर खरीदे, हार्वेस्टर खरीदे, तो इस तरह के उसके प्लान होते होंगे। कैपिटल यूज बाय अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स, सिमिलर टू तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स द सरप्लस से वैसा ही काम करेंगे, और बाकी जो लोग हैं उनके जो पास पैसे आएंगे उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो कैटल खरीद सकते हैं, मतलब मवेशी जानवर खरीदेंगे, ट्रक खरीदेंगे, दुकान में पैसे लगाएंगे, या जो भी उनको करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर में क्या क्या होती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती है। तो पहली चीज़ें हैं डेयरी फार्मिंग आई थिंक यू आर फेमिलियर, जो मिल्क प्रोडक्शंस होते हैं उसमें। तो मैनी फैमिलीज ऑन बफेलोज एंड फीड देम विद ग्रास, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ों को वो खिलाते हैं। मिल्क प्रोड्यूस इज सोल्ड टू रायगंज, जो कि उनका नियर बाई विलेज है। ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर इन रायगंज, वो दूध को ठंडा करते होंगे, रखते होंगे, और बाद में दूसरे सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। मैन्युफैक्चरिंग होती है पालमपुर में, जो कि एक स्मॉल स्केल में और सिंपल सा है। इट इज़ टिपिकली डन एट होम और इन द फील्ड्स यूजिंग फार्म लेबर्स। लेस देन 50 पीपल इन द विलेज आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, 40-50 लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें से इंगेज है। लार्ज फैक्ट्रीज के अनलाइकली यहाँ पे क्या होते हैं, डोंट रिक्वायर हैवी मशीनरी एंड कैरिड आउट यूजिंग सिंपल प्रोडक्शन मेथड, वेरी फ्यू लेबर्स आर हायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। इसमें कुछ ही लेबर की ज़रूरत होती है, ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बास्केट बना रहे होंगे, हो सकता है कुछ और प्रोडक्शंस कर रहे होंगे। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आगे है शॉपकीपिंग एंड ट्रेड। तो द शॉपकीपर्स इन पालमपुर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड। तो ऑब्वियस है शॉपकीपर कहीं भी जो है ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर शॉपकीपर किसी भी एरिया में नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हो कि आप जो डेली गुड्स के सामान लेते हो, अब तो ऑनलाइन की चीज़ें हो गई है, थोड़ी सी आसान हो गई है। तो ये क्या करते हैं कि ये होलसेल मार्केट्स में उसमें खरीदते हैं और अपनी जो दुकान है वहाँ पे बेचते हैं। पालमपुर यू कैन फाइंड स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग आइटम्स सच एज राइस, व्हीट, शुगर, जो कि जनरल दुकानों में होते हैं, राशन दुकानों में, टूथपेस्ट, बैटरीज, नोटबुक एंड क्लोथिंग। अ फ्यू फैमिलीज विद होम नियर द बस स्टैंड हैव ओपनड स्मॉल शॉप्स दैट विल सेल ईटेबल्स टू ट्रैवलर्स एंड लोकल्स। आपने बस स्टैंड के अगल बगल में देखा ही होगा कि खाने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो ये पालमपुर में भी है। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो ट्रांसपोर्ट पालमपुर में जो है बहुत बड़े हैं। वेरियस व्हीकल्स आर यूज टू कनेक्ट पालमपुर टू रायगंज एंड अदर नियर बाई प्लेसेस। तो ऑब्वियस है अभी चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये पालमपुर के लिए भी आते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है कि लोगों को अब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, और लोग जिनके पास पैसे उन्होंने इसके फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रिक्शा वाला हो गया, टोंगा वाला हो गया, जीप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, एंड ये बहुत सारे अलग अलग जो है, पहले भी इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। These transporters are ferrying people and goods from one place to another place। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशंस में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और इससे भी लोगों की इनकम होती है। अब कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला केस स्टडी मिस्री लाल की है। मिस्री लाल ने जो है एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन्स खरीदा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आप लोगों ने ये सारे मशीन्स देखे होंगे। द मशीन रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स फॉर क्रशिंग। पहले क्या होते थे कि जानवरों को लगा जाते थे, वो पैर से कुचलते थे, फिर जो उनका जूस कर सकते हो कि आप निकलता था, उनसे जगरी बनाते थे। अब इस मिस्री लाल जो है इसने मशीन खरीद लिया है। तो मिस्री लाल परचेज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इनटू जगरी। अब मिस्री लाल क्या करता है, ये हो सकता है कि खुद का उगाता भी होगा और ये नहीं भी उगाता है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये शुगर केन जो है फार्मर से खरीद रहा है और इसको जगरी में कन्वर्ट करता है, और जगरी शाहपुर में जो रायपुर के बगल में है वहाँ पे ये बेच रहा है। थ्रू दिस प्रोसेस
अर्न्स अ स्मॉल प्रॉफिट बाय एडिंग वैल्यू टू द शुगर कैन। तो मिस्री लाल इसमें से थोड़े से इनकम कर लेता है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्स इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो आप समझ सकते हो कि मशीनरी का जितना ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो रहा है आजकल, उससे क्या हो रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, एज वेल एज कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। तो रेदर देन एग्रीकल्चर अदर सेक्टर्स भी आ रहे हैं। जो फार्मिंग सेक्टर पहले हुआ करती थी, सिर्फ फार्मिंग सेक्टर तक लोग डिपेंड नहीं है, और भी सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट कैपिटल डिड मिस्री लाल नीड टू सेटअप हिज जेगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसको क्या चाहिए, कैपिटल की अगर बात करते हैं तो आपको याद होगा हम लोगों ने जो है बात किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था लैंड, नेचुरल, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि मिस्री लाल को इनमें से कौन सा कैपिटल की ज़रूरत थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने के लिए। आप सोचिए, बताओ मुझे। एंड हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस। प्रोवाइड्स कौन कर रहा है, ओबियस है मिस्री लाल है, और कुछ और इसको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। कैन यू गेस वाई मिस्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। अब आप बता सकते हो कि मिस्री लाल अपने प्रॉफिट को क्यों इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना कि मिस्री लाल की अगर प्रॉफिट तभी इंक्रीज कर पाएगा जब वो खुद से शुगर कैन को प्रोड्यूस करेगा या खुद से शुगर कैन की फार्मिंग करेगा। ये परचेज कर रहा है जिस पे उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, फिर वो मशीन्स पे है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ला रहे होंगे, तो इन सारे प्रोसेस में उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसके कारण से ये जो प्रॉफिट इसके लिमिटेड है। अगर वो खुद से फार्मिंग करेगा, लेबर खुद से करेगा, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। ठीक है। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीज़न व्हेन ही माइट फेस अ लॉस। ऐसा कब हो सकता है, जब उसने जेगरी बनाया और हो सकता है जेगरी के प्राइसेस घट गए, या उसने शुगर कैन खरीदा, शुगर कैन का जो उसको उम्मीद थी कि पर 100 kg सपोज या पर क्विंटल जो आप कर सकते हो कि जेगरी का प्रोडक्शन होगा, वो ख़राब हो गया या कम हो गया, तो इसके कारण से हो सकता है। वाई डज मिस्री लाल सेल इज जेगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेजेस। क्यों करते होंगे, देखो गांव में जेगरी की एक लिमिटेड हो सकती है, शाहपुर में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेडर्स रहते हैं, तो ट्रेडर्स को ये बेचता है और ट्रेडर्स फिर खरीद के फिर दूसरे गांव में बेचते होंगे या दूसरे सिटी में बेचते हैं। ठीक है। अब दूसरे केस पे बात करते हैं। करीम जो है एक कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने गांव में खोला है। ही ऑब्जर्व दैट मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन एंड समवेयर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। ठीक है। करीम एम्प्लॉयड 2 women फ्रॉम द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छी बात है। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम इन ऑफ देयर हाउस विच ओवरलुक द मार्केट। हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज बिगिन अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लासेस इन गुड नंबर। तो ठीक है, करीम की सेटअप हो गई। अब देखो करीम की यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि करीम की कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिस्री लाल। कैसे है, करीम के पास जो लेबर होंगे, सबसे पहले लेबर की बात कर लेंगे, तो इसके जो लेबर होंगे वो क्या होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, जबकि मिस्री लाल के पास अनस्किल्ड लेबर होंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि जेगरी बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेदर देन अनस्किल्ड से ये काम चला सकता है। कैपिटल की अगर बात करें तो दोनों के वर्किंग कैपिटल अलग अलग है। इनफैक्ट फिक्स्ड कैपिटल करीम के अलग होंगे और मिस्री लाल के अलग होंगे। Why did not someone start a computer center earlier? Discuss the possible results. किसी ने क्यों नहीं सोचा होगा। अब देखो करीम एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तभी इसने कंप्यूटर सेंटर खोला है। कोई और हो सकता है कि इतना टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं रहा होगा तो इसलिए नहीं खोला किसी ने, या किसी के पास कैपिटल की कमी होगी तो इसलिए नहीं खोला, ये रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद केस स्टडी 3 की बात करते हैं हम लोग। किशोरा अ फार्म लेबर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट द फैमिली नीड्स फ्रॉम हिज वेजेस। ठीक है। तो a few years ago he took a loan from the bank under a government program that provide cheap loan to poor landless household. तो इसने लोन ले लिया। He used the loan to buy a buffalo from which he now sells milk. ठीक है। किशोरा attached a woman cart to his buffalo using it for transportation. तो चलो दोनों काम कर लेता है, दूध भी निकाल लेता है और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। He travels weekly to the river Ganga to collect clay for the potters or goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. किशोरा ऑल्सो गेट्स ट्रांसपोर्ट वर्क्स एवरी मंथ। तो इसको सारे काम मिल रहे हैं, पोर्टर्स को मिट्टी भी बेच रहा है, जेगरी भी सप्लाई कर रहा है और दूध भी निकाल रहा है। एज अ रिजल्ट किशोरा's इनकम हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये मल्टीपल काम कर रहा है तो इसके इनकम थोड़े से बढ़ गए हैं। अब इसके स्टडी के ब्याह पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज किशोरा's फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल इसके क्या है, जो जिसके साथ ये फिक्स है, जनरली चेंज नहीं होता है। तो एक बफेलो हो गया इसका, और दूसरा क्या हो गया, इसके पास जो कार्ट है, ये दोनों चीज़ें हो गई फिक्स कैपिटल।
व्हाट डू यू थिंक इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या है? जो ये मिल्क सेल करता है या जो इसके पैसे की इनकम होती है, पैसे इसके पास आते हैं, ये इसके वर्किंग कैपिटल हो गया। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किशोरा इज इन्वॉल्व? तो किशोरा देखो क्या कर रहा है ना कि किशोरा, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो किशोरा एक मिल्क सेल कर रहा है, तो एक एक्टिविटी यहाँ हो गया। ट्रांसपोर्टेशंस के काम कर रहा है, ये दूसरी एक्टिविटीज़ है। और तीसरा जो है, मतलब ट्रांसपोर्टेशंस में भी ये 2 काम कर रहा है कि जेगरी को एक सेल कर रहा है और दूसरा जो है पोर्टर्स को मिट्टी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 3 काम में ये इन्वॉल्व है। उसके बाद है, वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालनपुर? देखो अब किशोरा डेवलप इसलिए कर पा रहा है या इसकी इनकम थोड़ी इसलिए बेहतर हो गई क्योंकि रोड बेहतर है, इसलिए मल्टीपल काम बहुत आसानी से कर रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं हो पाता तो परहैप्स किशोरा नहीं कर पाता। तो इस तरह की स्थिति में कह सकते हो कि डेफिनेटली किशोरा को अच्छे रोड से हेल्प हुई है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? और आपको, और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे, जनरली हम सोशल साइंस कवर करेंगे ही, बट किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए रेदर देन आपको सब्जेक्ट के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ इकोनॉमिक्स की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।